मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा। आज हमारे साथ हैं इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रत्याशी उपेंद्र वर्मा जी। आज हम उपेंद्र वर्मा जी से उनकी योजनाओं के बारे में बात करेंगे। उपेंद्र जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि आपने शिक्षक निर्वाचन से अपना ये चुनाव लड़ने का फैसला कब किया और क्यों किया? विगत 10 वर्षों से हम लोग शिक्षक समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे थे जी। क्योंकि इस देश में एक 2004 में एक बहुत बड़ी घटना घटी थी शिक्षक और कर्मचारियों के लिए, जब पुरानी पेंशन योजना जो प्रचलन में थी उसको केंद्र सरकार ने और उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 को समाप्त कर दिया जी। उसी समय के हम लोगों की सेवाएं शुरू हुई। हाँ। और उसके बाद हम लोग 2-4 साल जो स्थापित लोग थे, जो हमारे MLCs होते थे सदन में, उस समय 9 MLC होते थे, फिर 8 MLC हमारे रह गए। 8 MLC लोग सदन में बैठे थे और पेंशन समाप्त हो गई। कहीं विरोध नहीं हुआ। तो हम लोग नए लोग थे तो हम लोग बहुत ज़्यादा जानते नहीं थे उस समय। जब हम लोगों को कुछ दिन सेवाएं हुई तब हम लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया कि शिक्षक और कर्मचारी के जीवन का सबसे बड़ा आधार इस नौकरी का चार्म पेंशन है जी। क्योंकि पेंशन नहीं होगी तो सामाजिक सुरक्षा नहीं रहेगी। हाँ। हम लोगों ने महसूस किया और 2015 में हमने इस प्रदेश में 14-15 साथी मिल करके एक आंदोलन की शुरुआत किए, जिसको हम लोगों ने अटेवा पेंशन बचाओ मंच का नाम दिया। और उसके तहत हमने शुरुआत करी और पूरे क्षेत्र में पहले तो लोग जुड़ते ही नहीं थे क्योंकि हम लोग नए लोग थे। हाँ। लोग कहते थे विधायक लोग हमारे हैं, वो नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे। हाँ। फिर हमने, क्योंकि जुनून था और उस जुनून के तहत हमने पूरे प्रदेश का दौरा किया और सब साथियों को, पेंशन विहीन साथियों को जोड़ा। और आज खुशी है, आज आप बैठे हैं। अभी कल पंजाब की सरकार जी ने पुरानी पेंशन बहाली पर भगवत मान जी ने ट्वीट किया है। तो आज इस देश में पूरा कर्मचारी एकजुट हुआ NMOPS के बैनर तले। और मैं अटेवा का प्रदेश मंत्री भी रहा, उस संगठन का प्रदेश का प्रवक्ता भी रहा, लेकिन वो केवल पेंशन की लड़ाई लड़ी जा रही थी और आज पेंशन का आंदोलन पूरे देश में सबको पता है। तो इन आंदोलनों के चलते आपने फिर मतलब राजनीति की ओर अपना मुख कैसे किया? अब समस्या ये आती है, जब साथी हमारा आंदोलनों में आया तो जो हमारे संगठन के लोग थे, कहीं कहीं दबाव होता था जी। और क्योंकि हम माध्यमिक शिक्षा में हैं और माध्यमिक शिक्षा विशेष रूप से एडेड और वित्तहीन के जो भी हमारे माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक हैं, समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। थोड़ी समस्याएं नहीं है, एक गिनाऊं तो मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि मुझे ये बताइए कि आप खुद एक शिक्षक रहे हैं, तो ऐसे में वित्तविहीन और सरकारी शिक्षकों की आम समस्याएं क्या हैं जो आप देखते हैं? प्रज्ञा जी, समस्याएं जहां पर हम आप बैठे हैं जी। ये एडेड से मैं शुरू करूं क्योंकि एडेड में मैं अध्यापक हूं। अच्छा। सरकार चयन करती है और चयन करने के बाद हम आप यहाँ पे आते हैं। अच्छा। और आने के बाद हम प्रबंधक, जो एक व्यवस्था है, प्रबंधकीय व्यवस्था है, कहीं न कहीं मेरा विद्यालय इस मामले में मैं सौभाग्यशाली हूँ कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है। ढेर सा प्रबंधक शोषण का शिकार अध्यापक होता है, वहीं से शुरुआत होती है। कार्यालयों के भ्रष्टाचार को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ। और हर स्तर पर चयन वेतनमान से लेकर प्रोन्नत वेतनमान, मैं एडेड की बात कर रहा हूँ अभी, चयन वेतनमान से लेकर प्रोन्नत वेतनमान और एरियर तक। अच्छा। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश का उपाध्यक्ष, पूरे प्रदेश की समस्याएं मेरे पास आती हैं। 10-10 साल के एरियर बकाया हैं इस सरकार पर। अच्छा। भुगतान नहीं हो पा रहे हैं। तो हम आप शिक्षक राजनीति में हैं तो शिक्षक हमसे अपेक्षा करता है, तब संगठन के स्तर पर हम आप उसको सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं। और कुछ साल भी होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को कोई एड्स मिलते नहीं हैं? एग्जैक्टली सरकार के देती है, लेकिन सरकार नौकरशाही से चलती है। और नौकरशाही की क्या स्थिति है व्यवहारिक रूप से, आप सिद्धांत में मानिए, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कहा ना कि हर कार्यालय में समयबद्धता होनी चाहिए, ये होना चाहिए। व्यवहार में किसी कार्यालय में नहीं है। मैंने कहा इलाहाबाद में आप हैं और शिक्षा निदेशालय है, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा ऑफिस है जी। और वहाँ चले जाइए वित्त नियंत्रक के पास ही, तो 2016 से 2022 है। हाँ। 2016 से एरियर लंबित पड़े हुए हैं। एक सामान्य
तो आप समझ सकते हो कि 10,000 का एरियर और 10,000 उसका खर्च हो जाता है। सही बात। तब ये संगठन की यहाँ उपादेयता सिद्ध होती है जी। तो अब वित्तविहीन की बात आती है। वित्तविहीन का अध्यापक, मैं अध्यापक शर्म आती है मुझे कहने में कि वो अध्यापक है, वो मनरेगा के मजदूर से कम उसको वेतन मिल रहा है। क्योंकि जब इसके लिए मैं तो अपने अग्रजों को ही जिम्मेदार ठहराता हूँ। जब ये वित्तविहीन की व्यवस्था आई 7K के तहत इनको मान्यता दी गई, तो मान्यता देने के उसमें प्रावधान रखा गया। सरकार ने कहा कि और प्रबंधकों ने लिख करके दिया, जो व्यवहारिक अड़चन आ रही है कि हम अपने संसाधनों से इन विद्यालयों को संचालित करेंगे। तो सरकारें भी इसीलिए मुंह मोड़ रहे हैं कि हम क्यों आपको दें। आपने हमसे एग्रीमेंट जो किया है मान्यता की शर्तों में, वो लिखा है कि हम अपने संसाधनों से चलाएंगे। लेकिन सरकार या तो उन पर दबाव डाले कि आप उनको एक मिनिमम भुगतान करें। 2,000 रुपये से लेकर के 10,000 तक की स्थिति है। जो बड़े अच्छे स्कूल हैं उनकी मैं बात करता हूँ। अच्छा। चाहे वो CBSE बोर्ड से संचालित हो, चाहे UP बोर्ड से संचालित हो। तो उपेंद्र जी, ये जो वित्तविहीन शिक्षक है, इनका नियमितीकरण क्यों नहीं होना चाहिए? और अगर होना चाहिए तो इसके लिए शिक्षक संघ पुरजोर आवाज क्यों नहीं उठाता है? बिल्कुल, मैं जहाँ तक मैं अपने संगठन की बात करता हूँ, हमने मानदेय की बात ही हम नहीं करते हैं। क्योंकि वो हमारे बराबर काम करता है। हम 6 पीरियड पढ़ाते हैं, तो वो वित्तविहीन का अध्यापक भी 6 पीरियड पढ़ाता है। तो हम कहते हैं समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, जो हमारी संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में व्यवस्था दी गई थी, तो उस व्यवस्था को उनके साथ भी लागू किया जाए। जब तक सरकार के पास संसाधन नहीं है, अगर नहीं दे पा रही, तो उनको एक सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। अच्छा, तो आपको ये नहीं लगता कि ये जो वित्तविहीन शिक्षक है, इनकी याद इन सारे शिक्षक नेताओं को तभी आती है जब मतलब चुनाव का वक्त आ जाता है? प्रज्ञा जी, ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं आपको बता दूं कि जो वित्तविहीन के नाम पर संगठन चल रहे हैं, मैं व्यवहारिक बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नेता कम शिक्षक हूं ज़्यादा। ये सब इनके प्रबंधक ही नेता हैं। जितने आपको वित्तविहीन के नेता मिलेंगे, उनके प्रबंधक ही नेता हैं। अच्छा। वही संगठन चलाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप सोच सकती हैं कि वो अध्यापक के हित की कितनी बात करेंगे। और जो हमारे संगठन रहे, जिनको मात्र संगठन कहा गया, आज वो लिमिटेड कंपनियां बन गई, राजनीतिक पार्टी हो चुके हैं। क्योंकि संगठन, जो मूल संगठन था, जिसका 1956 में रजिस्ट्रेशन हुआ, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, वो आज जाति गिरोहों में बदल गए हैं। अच्छा। कोई शर्मा गुट के नाम पर, कोई वर्मा गुट के नाम पर, कोई पांडे गुट के नाम पर, जबकि तो शिक्षक काम कुछ नहीं हो रहा है, बस गुटों में बढ़ गए हैं। बिल्कुल नहीं है। 30 साल का तो चाहते हैं अध्यापक से। शिक्षक मांग रहा है कि आपने किया क्या है। शिक्षक पेंशन समाप्त हुई जी। 8 MLC थे। MLC इसलिए होते हैं कि वो शिक्षकों की बात को सदन में रखें। वो सरकार नहीं होते कि लागू कर देंगे, लेकिन विरोध होना चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो MLCs हैं, इन्होंने 2016 तक, 22 अगस्त 2016 तक सदन की कार्रवाई में कभी भी विरोध नहीं दर्ज करा है। ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं आपसे। अच्छा। जब हम 21 अगस्त 2016 को आमरण अनशन में लखनऊ में बैठे थे इस पेंशन को लेकर के, तब 22 अगस्त को इन संगठन के नेताओं ने, जो जातियों के नाम पर संगठन को चला रहे हैं जी, इन लोगों ने पहली बार कहा, तब भी हमने बधाई दिया कि देर आए दुरुस्त आए, आपने हित की बात करी। तो भत्ते चले गए, विभिन्न भत्ते समाप्त हो गए, कोई विरोध नहीं। सामूहिक बीमा समाप्त हो गया। सरकार ने 2014 के बाद नियुक्त शिक्षक साथियों का बीमा कटौती बंद हो गई जी। और दुर्भाग्य से विभागों में कटौती होती रही। और अब वापसी की बात चल रही है, वो लावारिस खाते में पड़ा रहा पैसा। ये स्थिति है। तो पैसा भी बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, नहीं मिला। अब उसकी वापसी की बात हो रही है। तो पहले संगठन था, संगठन की ताकत थी, और शिक्षक संगठन से कोई भी सरकार लड़ने में 100 बार सोचती थी। इतिहास है उत्तर प्रदेश के संगठन का कि जब शिक्षा समवर्ती सूची से हटाई जा रही थी देश में, इंदिरा जी की सरकार थी। तो उपेंद्र जी, अब अगर आपके चुनाव की बात की जाए, आप भी तो अब चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ऐसे में हमें ये बताइए कि आप किसी दल के थ्रू चुनाव लड़ने वाले हैं या आप माध्यमिक शिक्षा से चुनाव लड़ने वाले हैं? मैं शिक्षकों के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ। क्योंकि बात तो ये भी सुनने में आ रही है कि आप भाजपा से टिकट चाहते हैं। ऐसा ये कोई भी कह सकता है। अच्छा, लेकिन मैं आपके साथ आज भी कह रहा हूँ, हर व्यक्ति चाहता है देश का प्रधानमंत्री बन जाए जी। लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि
राजनीतिक दलों के लिए 100 MLC हमारे पास हैं उत्तर प्रदेश में, जी। 92 MLC राजनीतिक दलों के पास हैं। हाँ। 8 MLC शिक्षक के होते थे, ये संगठन के होते हैं और संगठन निरपेक्ष होता है। व्यवहारिक रूप से कमी हो सकती है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो निष्पक्ष होकर के शिक्षक की बात रखेगा। हाँ। जब राजनीतिक दल का सदन में प्रतिनिधि पहुंचता है, हाँ। तो अपने राजनीतिक दल की प्रतिबद्धताओं से बंधा होता है। हाँ। वो अपनी पार्टी की गाइडलाइन से बात करेगा। हाँ। जैसे कि अभी पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी से यहाँ ग्रेजुएट का कैंडिडेट जीता। अच्छा। मैं आपके साथ डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के उस MLC ने शिक्षक हित में एक काम किए हो तो बताइए। अच्छा। जबकि आज विपक्ष में है। हाँ। वो बोल सकते हैं। कल समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो क्या वो समाजवादी पार्टी का MLC शिक्षक के हित की बात करेगा अगर उसकी सरकार गलत काम करती है? 2016 में हम आंदोलन कर रहे थे, 7 दिसंबर की वो घटना थी। माननीय अखिलेश जी उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे और हमारे आंदोलन में एक शिक्षक साथी की हत्या हो गई। अच्छा। लाठीचार्ज करा दिया और वो साथी हमारा नहीं रहा। क्या किसी सरकार के MLC ने विरोध किया? जो ग्रेजुएट MLC थे या शिक्षक MLC थे, संगठन लड़ रहा था जितनी उसकी ताकत थी जी। और उसके साथ न्याय हुआ। और आपको बता दूं कि आप सब शिक्षक साथियों के सहयोग से उस परिवार को सरकार ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी उस नौजवान शिक्षक की। हमने कहा था सौदा नहीं करेंगे और उस परिवार को लगभग 40 लाख रुपए का हमने शिक्षकों के सहयोग से सहयोग कराया। आज वो परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है रामाशीष सिंह जी का। तो मेरा यही कहने का आशय है, मुझे लोग सहयोग करें या नहीं करें, लेकिन किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी को वोट शिक्षक को नहीं करना चाहिए अगर वो अपने हित चाहता है तो। अच्छा। उपेंद्र वर्मा में कमी हो सकती है तो तमाम लोग और भी शिक्षक साथी चुनाव मैदान में हैं जो संगठनों से लड़ेंगे, ना रिटायर्ड व्यक्ति को वोट करें, मेरी यही अपील है जी। क्योंकि शिक्षक है तो शिक्षक ही उसका प्रतिनिधि होना चाहिए। रिटायर्ड हो गए, अब जाइए आप। हाँ। अब ये कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी है कि नेताजी जी। अगर हम लोग अब शिक्षकों की ही बात कर रहे हैं तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डिग्री कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के शिक्षकों की अगर बात की जाए तो उनकी समस्याएं माध्यमिक शिक्षकों से किस प्रकार से अलग है? कुछ चीज़ें सिमिलरिटी है, जैसे एडेड जो वहाँ पे भी हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज होते हैं जी। उनकी समस्याएं जिस व्यवस्था से हम पोषित होते हैं 19 सही से उनका हायर एजुकेशन से होता है, लेकिन ज्वाइनिंग से लेकर के जो वित्तीय जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ी हुई हैं करीब करीब। लेकिन जैसे राजकीय डिग्री कॉलेज हैं उनकी अलग समस्याएं हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज की अलग समस्याएं हैं, लेकिन हमारा तो एक ही है कि जो हमारा संगठन है, मैं आपको बता दूं मेरा संगठन चाहता है कि माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण कर दिया जाए। क्यों? जो राजनीति हो रही है ना ये बंद हो जाए। अच्छा। इससे कहीं ना कहीं प्रभावित होता है और हमको चुनाव लड़ना होगा, हम इस्तीफा दे के चुनाव लड़ेंगे, हमको शौक होगा तो। अच्छा। क्या राजकीय का कोई विधायक नहीं है? बेसिक का कोई विधायक नहीं है? तो क्या उनकी समस्याएं नहीं सॉल्व हो रही हैं? क्या जो भी हैं, क्योंकि MLC की सीट कहीं ना कहीं शिक्षकों में विभेद भी पैदा कर रही है और आपस में गुटबाजी भी हो रही है। तो हम चाहते हैं राजकीयकरण हो जाए तो जो ट्रांसफ़र की हमारे यहाँ समस्या है वो समाप्त हो जाएगी, कैशलेस चिकित्सा की बात है वो समाप्त हो जाएगी। राजकीय को मिलता है। अच्छा। हमारे यहाँ नहीं है ट्रांसफ़र के लिए हमारा साथ। तो आपके हिसाब से अगर सब कुछ राजकीय हो जाए तो फिर चीज़ें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी? हाँ, प्रबंधकीय शोषण से मुक्ति हमको मिलेगी। तो फिर उस हिसाब से तो फिर ऐसे शिक्षक नेताओं की फिर ज़रूरत भी नहीं रहेगी। संगठन का काम होता है, संगठन करता है, संगठन हर संगठन होता है, कर्मचारी संगठन है, राजकीय है, राजकीय का संगठन है। वो अपनी समस्याओं को अपने संगठन के माध्यम से अधिकारियों तक, शासन तक बात को पहुंचाता है और शासन सुनता है। जी। यहाँ मैं लेना चाहूँगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, मैंने देखा है कि आपने लोगों से काफ़ी अपील की आंदोलन करने की। 2013 का प्रधानाचार्य का रिजल्ट अब तक रुका हुआ है, ऐसा क्यों है कि ये अब तक रुका हुआ है? 9 साल हो चुके हैं। ये चयन बोर्ड की घोर लापरवाही जी। और कुछ हमारे साथी जो एडहॉक पे काम कर रहे थे वो लोग कोर्ट गए थे। हाँ। और कोर्ट में से विलम्ब हुआ और इसके लिए हम लगातार चयन बोर्ड पर दबाव बना रहे थे क्योंकि चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब भी ढीले ढाले थे। चयन बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हुआ तो एक उनको बहाना था कि सदस्य नहीं है और माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा उस याचिका को निस्तारित करते हुए कि आपको काम करने से कोई रोक नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, आप जारी कर सकते हैं।
तो हम लोगों ने 16 सितंबर को धरने की नोटिस दी थी। तो सचिव महोदय ने कहा कि हम प्रक्रिया गतिमान है। तो मैंने कहा प्रक्रिया गतिमान है, दुर्भाग्य हमारा यही है कि 9 साल से प्रधानाचार्य विहीन विद्यालय चल रहे हैं और वो विद्यालयों में कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य को भी बढ़ाते हैं सीनियरिटी को लेकर के। ये तो चयन बोर्ड से जब जाएगा तो वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा और अच्छा विद्यालय चलेगा। क्योंकि सरकार अब चाहती है, उत्तर प्रदेश की सरकार, कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। ये माननीय कल मंत्री जी का भी बयान था जी। तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अध्यापक हों और प्रधानाचार्य हों। भाई गणित का अध्यापक नहीं होगा तो हम सोशल साइंस के अध्यापक हैं, हम क्या पढ़ा देंगे? सही बात है। हर विषय का अध्यापक, हमने शासन को एक पत्र भी लिखा है कि हर विद्यालय में हर विषय का अध्यापक की उपलब्धता सुनिश्चित हो, तब गुणवत्ता आएगी, तब भारत विकसित भारत बनेगा जी। क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं होगा तो हम तमाम राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एक अध्यापक या 2 अध्यापक हैं। तो क्या इस आंदोलन का कोई प्रभाव आपको मिला? प्रभाव बिल्कुल सकारात्मक दिशा में है। कल ही जारी हुआ है चयन बोर्ड से एक आदेश सभी डीआईएसओ को कि आप उस अद्यतन स्थिति से अवगत कराएं कि क्या जनपद में स्थिति है जी। और क्योंकि हमने 22 सितंबर को धरना वहाँ पर हमारा लगा हुआ हमारे संगठन का। अच्छा। और पूरे प्रदेश से लोग उसमें आएंगे और संगठन लड़ ही सकता है और लड़ रहा है जी। लेकिन हम रियल संघर्ष पे यकीन करते हैं जी। उपेंद्र जी, जैसे आम चुनावों में दल चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही आजकल ये भी देखा जा रहा है कि शिक्षक निर्वाचन में माध्यमिक शिक्षा संघ के भी कई गुट के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जैसे कि आपने भी कहा कि सब अपना अपना दल चला रहे हैं, अपने अपने जातिगत दल चल रहे हैं, तो क्या शिक्षक दलगत भावना से ऊपर उठकर वोट कर पाएंगे? बिल्कुल करेगा। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास गवाह है जी। देखिए, समाज में जब गिरावट आती है तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। हाँ। पिछले चुनाव में संगठन के प्रत्याशी हारे भी, बनारस भी हारे, मेरठ से हमारे संघर्षों के महापुरोधा थे माननीय शर्मा जी भी चुनाव हारे जी। उसके पीछे भी कारण है कि जो 30 साल से रिटायर्ड हो गए, नई पीढ़ी आ गई। हाँ। और नई पीढ़ी में आपने संघर्ष नहीं किया। वो पीढ़ी हमारे पिताजी की वो पीढ़ी थी जी। वो जानती थी आपके संघर्ष को, आज की पीढ़ी नहीं जानती। हाँ। नाम सुनती थी, आपका सम्मान करती है। अब 90 साल के 92 साल के हो जा रहे हैं, आप कहीं जा नहीं पा रहे, कुर्सी का मोह है। अरे इतनी नैतिकता, क्योंकि संगठन का बाइलाज ये कहता है कि जो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक है वही शिक्षक संघ का सदस्य हो सकता है। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोगों ने पद लोलुपता के कारण जो 4 धारा थी, 4 को संशोधित करते हुए 4 जोड़ा और 4 जोड़ करके उसमें कहा कि हम आजीवन बने रहेंगे। तो फिर राजनीतिक पार्टी और संगठनों में जो अंतर नहीं रहा। हाँ। और ये कहीं न कहीं पराभव का कारण भी रहा। और लेकिन फिर भी हम आपस में लड़ लेंगे। हाँ। चाहे जिस गुट के लोग हों। हाँ। हैं तो शिक्षक ही, वो हमको बर्दाश्त है। लेकिन राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप होगा तो ये मेरी सभी शिक्षक साथियों से अपील भी है कि राजनीतिक दल का व्यक्ति कभी आपका हितैषी नहीं हो सकता है। अच्छा। तो आप स्वयं भी किसी राजनीतिक दल से जुड़ने की कोई भावना नहीं रखते? नहीं, इस चुनाव में व्यक्तिगत रूप से हम किसी राजनीतिक विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, हर व्यक्ति करता है। हाँ। लेकिन मैं शिक्षक हूँ, पहले मैं शिक्षक हूँ। अच्छा। और शिक्षक के चुनाव में मैं किसी राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक देने ही आ जाएगी, हम आपको समर्थन देंगे, वो अलग, लेकिन मैं किसी राजनीतिक दल के झंडे और बैनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अच्छा। बिल्कुल जी। उपेंद्र जी, ज्यादा गुट होने की वजह से आपको नहीं लगता है कि शिक्षकों की परेशानियां कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ ही जाती हैं? बिल्कुल। क्योंकि एक गुट अगर समर्थन कर रहा है तो कोई और ग्रुप हो सकता है जो बोले कि हम आपके विरोध में हैं। बिल्कुल। हमने इसके लिए सरकार को भी पत्र लिखा है जी कि एक आम चुनाव हो। हाँ। केवल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ 1956 जो रजिस्टर्ड था उसी के नाम पर एक संगठन हो और आम चुनाव हो, क्योंकि जो बाइलाज कहता था उसके अनुसार हो। तो उपेंद्र वर्मा को जो भी शिक्षक साथी चुनाव में उसमें संगठन का चुनाव होगा, कार्यरत लोग होंगे, वो जिसको चुनेंगे, हम संगठन में भी उनके नीचे काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा। लेकिन किसी रिटायर्ड नेतृत्व को हम स्वीकार नहीं करते हैं। अच्छा। हमारा शिक्षक साथी नहीं स्वीकार करना चाहता। अच्छा। उपेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि सदन में जितने भी एमएलसी हैं उन्होंने आपके हित की कोई आवाज़ नहीं उठाई, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो शिक्षक विधायक होते हैं उनकी सदन में आखिर भूमिका क्या होती है? उनकी बिल्कुल भूमिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वही सदन है ये। अच्छा। जब हमारे 9 एमएलसी होते थे, और एक आपको घटना बता दूं। हाँ। वीर बहादुर सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। हाँ। और उन्होंने घोड़े दौड़ा दिए थे शिक्षक आंदोलन में। सरकारों को काम होता है दमन करना आंदोलन को, लेकिन जब शिक्षक ने अंगड़ाई ली तो वीर बहादुर सिंह लखनऊ की सत्ता पे दोबारा वापस नहीं आए। इतिहास उत्तर प्रदेश के संगठन का रहा है। कमियां आई हैं, गिरावट आई है, पद लोलुपता लोगों में बढ़ी। अच्छा।
स्वार्थ लिप्ता बढ़ी, अपने भाई भतीजों बेटों को नौकरियां जब हम दिलाने लगे जी। तो हम शिक्षक हित की लड़ाई नहीं लड़ सकते, चाहे उपेंद्र वर्मा हो या कोई अन्य हो। मैं अपने परिवार को व्यक्तिगत लाभ दिलाने लगूंगा अगर अपने पद का इस्तेमाल करते हुए, तो मैं शिक्षक हित की लड़ाई नहीं लड़ सकता हूँ। अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान में जो शिक्षक विधायक है सुरेश कुमार त्रिपाठी जी, जो 2004 से विधायक हैं, उन्होंने क्या अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है? बिल्कुल नहीं किया है। लेकिन वे तो सदन में बोलते हुए नजर आते हैं। ये चुनाव आ गया है ना, मैं तो आपके साथ कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो 4 SMLC हैं। अच्छा। मैं उनका फॉलोअर रहा हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी भी उनके फॉलोअर रहे हैं, उनको चुनाव भी लड़ाए हैं। अच्छा। और उसी संगठन से मेरे पिताजी भी जुड़े रहे। और जब हम, क्योंकि हम आप शुरू में कहते क्यों नहीं विरोध किया आपने, आपका सवाल हो सकता है, तब हम आप जानते ही नहीं थे। जब हमने जानना शुरू किया, मैंने देखा इस जनपद के विधायक हैं, अभी हैं तो 10 जनपद के, लेकिन इस जनपद का मूल निवास है, और इस जनपद का अगर शिक्षक अपनी समस्याओं के लिए परेशान है तो मैं तो कहता हूँ बिल्कुल न्याय नहीं किया है। सदन में रही बात पेंशन पर, मैं कहता हूँ आप उनका इंटरव्यू लेंगी भी, आप पूछिएगा कि आपने पहला सवाल पेंशन के विरोध में कब लगाया था। अच्छा। और अगर वो विगत 10 सालों में, पहले ये 16 के बाद की मैं बात नहीं करूंगा, जब से आंदोलन हम लोग शुरू कर दिए तब तो पहले लोग विरोध करते थे। हाँ। आज सब लोग कहते हैं, हमको प्रज्ञा जी खुशी होती है कि हर व्यक्ति कहने लगा कि हम पेंशन दिलाएंगे। अगर यही लोग पहले कहे होते तो हम नौजवानों को लड़ने के लिए आगे नहीं आना पड़ता कि हमारे अग्रज लोग लड़ रहे हैं, हम उनके पीछे चलें, हमारे हित की बात कर रहे हैं। सदन में कभी आवाज नहीं उठी। शिक्षा अधिकरण बिल को पास किया गया सदन से, माननीय आसन पर बैठे हुए थे। हाँ। पीठ पर जी। पीठ, आप जानते हैं पीठ के कितने अधिकार होते हैं, और वो बिल पास हो गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम लोग उन्होंने विरोध किया, सड़क पर विरोध किया, हम सदन में नहीं थे। तो आपके हिसाब से ढंग का विरोध हुआ ही नहीं, कोई विरोध दर्ज नहीं कराया गया? दबाव समूह की भूमिका को हम के साथ न्याय नहीं कर पाए। अच्छा। हमको ये वही संगठन है जिसने जेल भरो आंदोलन भी शुरू किया था। अच्छा। जिस विद्यालय में आप बैठी हैं, हाँ। इसी विद्यालय में भी उस समय काटजू जी अध्यापक थे जी। और इस विद्यालय के 20 लोग जेल में गए थे जी। और तो वो आंदोलन, और आज आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? भाई नेतृत्व ही तो जिम्मेदार होगा। तो आंदोलन नहीं हुआ तो सरकारें, जब आंदोलन नहीं होगा, भाई सरकारों के स्वरूप में भी बदलाव आया, तानाशाही व्यवस्था प्रभावी होने लगी। लेकिन आज भी मानता हूं कि लोकतंत्र में आंदोलन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और आंदोलनों से ही अभी तक जो भी हमको उपलब्धियां अर्जित हुई हैं वो मिली हैं। और इसलिए मिली, ये बहुत बड़ा कारण था कि उस समय उन नेताओं को, जो हमारे अग्रज थे, अगुआ थे, उनको भी जरूरत थी। वेतन मिलता है कब, पता नहीं, ये नारा लगता था। हाँ। तो उनको भी वेतन चाहिए था और आम अध्यापक को भी चाहिए था। तो मिल करके लड़ाई लड़े। पेंशन नए लोगों की समाप्त हुई, 2005 वालों की, इन माननीयों की पेंशन बनी रही। हाँ। तो क्यों दर्द होगा? जिसको पीड़ा, जिसके चोट लगेगी उसको दर्द का एहसास होगा ना। आज वो टीचर ही नहीं है तो उनको टीचर की समस्याओं को क्या लेना देना है? वो तो फॉर्मेलिटी के लिए एक बात कहेंगे कि हम तो आपकी बात कहते हैं। सही बात। भाई अगर टीचर है तो हमको पता है कि इस गर्मी में कैसे पढ़ा रहा है, तो उसको एहसास होगा। उपेंद्र जी, आपने अध्यापकों की बात की, तो क्या ये सही नहीं होता कि सब अध्यापक जो खासकर हमें क ख ग घ सिखाकर हमारी बुनियाद मजबूत करते हैं, वे अपने प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं? आप बहुत अच्छी बात कही, और इसके लिए मैं लगातार, हमारे साथी इस पर हम लगातार प्रयासरत है। हमारी अधिवक्ताओं से इस पर बात भी चल रही है कि बेसिक से लेकर के हायर तक जी सभी अध्यापकों को प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए जी। और पिछले समय में हमने बात करी थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट भी किए थे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने कहा कुछ सीनियर अधिवक्ताओं से इस पर विमर्श किया जाए। तो उस पर हमारी एक टीम काम कर रही है कि बेसिक के साथियों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि शिक्षक तो वो भी हैं जी। भाई, पहले तो प्राइवेट वित्तहीन के कॉलेजों को भी नहीं बनते थे। हाँ। उनकी लड़ाई लड़े लोगों ने, लड़ी और उनको शामिल किया गया। भाई जब भागीदारी होगी, और आज भी जब आम अध्यापक, दुर्भाग्य यही एक व्यवहारिक जो चीज़ें होती हैं कि कुछ ठेकेदार भी पैदा हो जाते हैं। हाँ। तो स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं चुनाव को। अच्छा, तो इसी वजह से आज तक ये काम आगे नहीं बढ़ पाए? बहुत चीज़ें, हाँ, ये नहीं बढ़ पाए, और थोड़ी बहुत हमारी व्यस्तताएं भी रहीं कि उसको हमने, हम तो, क्योंकि शासन पे कोई नहीं सुनने वाला था उस मुद्दे पर, क्योंकि आवाज़ उनको उठानी चाहिए, वो जनप्रतिनिधि थे।
और आपके नेतृत्व की अगर बात की जाए, उपेंद्र वर्मा जी आज शिक्षक निर्वाचन से एक प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी बनने से पहले आपका शिक्षकों की समस्याओं के प्रति क्या योगदान रहा है? अब हम आपसे उन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे। मैम, आपको मैं बताऊं कि मैंने कहा ना, इलाहाबाद हो, चाहे फतेहपुर हो, चाहे बांदा हो, चाहे झांसी हो, मैं विधायक नहीं रहा। अच्छा। किसी जनपद के शिक्षक साथी से जो थोड़ा सा रुचि रखता है, बहुत लोग होते हैं सीधे पढ़ाते हैं, सीधे घर चले जाते हैं। कोई ऐसा आंदोलन नहीं हो, चाहे न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करा हो, हमने व्यापक आंदोलन खड़ा किया। रामलीला मैदान में 2.5 लाख के ऊपर लोग पहुंचे थे। मेरे नाम पर नहीं पहुंचे थे, उस मुद्दे के नाम पर पहुंचे थे। मैं मुद्दों की राजनीति करना चाहता हूँ। अच्छा। और कोई ऐसी शिक्षक समस्या नहीं होगी जिसके लिए मैं 5 दिन आमरण अनशन में लखनऊ में बैठा था। अच्छा। हमारे 21 साथी बैठे थे, कोई नेता नहीं था वहाँ पे, मैम, सब शिक्षक थे। और चाहे शिक्षा निदेशालय में रहा हो, हर जगह हमारी और हमारे संगठन के, हमारे साथियों की उपस्थिति है। और जितना हो सकता है उतना हम प्रयास करते हैं अपने शिक्षक साथियों की समस्याओं को सुलझाने का। जी। जो अब आप कह देंगे कि नहीं ये नहीं सुलझी, तो मैं कहता हूँ ना, लाखों समस्याएं हैं। आपने पूरा प्रयास किया, ये अध्यापक जानता है। आज उपेंद्र वर्मा पहचान के मोहताज नहीं है। जी। क्यों? मेरे पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रहा। शिक्षक हूँ, शिक्षक ही मेरी पहचान है। आप आई तो देखिए, मैं क्लास में था। जी। नेता बाद में हूँ। हमारा बच्चों से मेरा कमिटमेंट है। राजनीति करने के लिए बहुत समय है, लेकिन मैं पहले शिक्षक हूँ, मेरी शिक्षक पहचान है, उसके बाद मेरी अन्य चीज़ हो सकती है, क्योंकि यही हमारी चरित्र पंजिका है। अच्छा। जो आज गिरावट कहीं कहीं महसूस होती है, आपका सवाल भी हो सकता है इस पर, वो कहीं कहीं कमी आई कि जो कुर्ता हम पहन लेते हैं तो हम क्लास में नहीं जाते हैं। और मैं तो कहता हूँ पहले, क्योंकि हमारा चरित्र हमारा स्टूडेंट लिखता है। अच्छा। और आप इस क्षेत्र में पूछिएगा, शिक्षक के रूप में मेरी पहचान। अच्छा। और शिक्षक आंदोलन में कोई ऐसा आंदोलन नहीं होगा जब से मैंने ज्वाइनिंग करी। जिस दिन मेरा चयन हुआ था, चयन से मैंने आंदोलन की शुरुआत करी थी। और इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में मैंने पहले दिन ही 42 लोगों का नियुक्ति पत्र निर्गत कराया था, जब मैं कुछ नहीं जानता था। तो मतलब आपने अगर नेतृत्व किया तो आपने अपने शिक्षक होने की ड्यूटीज से कभी उससे पीछा नहीं छोड़ा? आप मेरे प्रिंसिपल साहब से बात कर लीजिएगा और मेरे विद्यालय के कर्मचारी से बात कर लीजिए, स्टूडेंट से बात कर लीजिए। हाँ। मैं बहुत खुली किताब रखता हूँ और इसी में कुछ लोग नाराज भी होते हैं। जी। तो उपेंद्र वर्मा जी, अगर आपका सदन में चयन हो जाता है तो फिर आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? पहली बात, हमारे 5 मुख्य मुद्दे हैं। जी। पुरानी पेंशन बहाल हो। हाँ। माध्यमिक विद्यालयों का राजकीकरण किया जाए और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में जी सिटीजन चार्टर का फ्लैक्स लगवाया जाए। कैशलेस उसी के साथ आ जाएगा। वित्तहीन शिक्षक साथियों को मानदेय नहीं, उनको अनुदान सूची में लिया जाए जो 86 से बंद है। अच्छा। हाँ, सरकार कहती है ना व्यवस्था शिक्षा, तो आप निजीकरण को बढ़ावा न दे करके इन्हीं विद्यालयों को ग्रांटीनेड लीजिए। आप इनको ग्रांट में लीजिए, योग्य अध्यापक आएंगे तो विद्यालय अच्छा आगे बढ़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के और आपके सामने कहना चाहता हूँ कि पेंशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और वित्तहीन शिक्षक साथियों का, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं उसमें। और इनकी समस्याओं के समाधान तक जब तक पेंशन बहाल नहीं होती, अगर मैं विधायक बनता भी हूँ तो मैं विधायक के रूप में मिलने वाली पेंशन नहीं लूँगा। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ अपने साथियों को, क्योंकि मेरे शिक्षक साथी को नहीं मिलेगी, मैं माननीय बन जाऊँगा, मुझे पेंशन मिलेगी तो मुझे स्वीकार नहीं है। मैं एफिडेविट दे दूंगा शासन को कि मुझे पेंशन नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे शिक्षक कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती तो शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते मुझे पेंशन लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है जी। और ये मैं चाहता हूँ कि जो अन्य कैंडिडेट भी हैं, जो MLC हैं, वो अगर नैतिकता के आधार पर कहते सरकार पर अगर 8 MLC लिख करके दे देते तो एक दबाव बनता। अच्छा। लेकिन लोगों ने नहीं किया। आपको नहीं लगता है कि जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं उनके लिए भी निधि अधिक आवंटित होनी चाहिए? निधि होनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। बिल्कुल, निधि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। किसी भी विधायक की आप निधि को ITR से निकाल लीजिए, चाहे वो लोकल विधायक हो, पर आपको नहीं लगता कि उसकी जरूरत भी है एक तरीके से ये आंदोलन वगैरह चलाने के लिए? आंदोलन चलाने के लिए निधि की कोई आवश्यकता नहीं होती। शिक्षक अच्छा। आंदोलन को समर्पित है। मैं चाहता हूं कि निधि को शासन समाप्त करे। मानियों के प्रस्ताव पर हम कहते हैं कि इस विद्यालय में निर्माण हो, उस पर निर्माण करा दे जी। अब एक सीमा तक सरकार कराएगी, ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं पूरी बिल्डिंग खड़ी करा दे। मैं तो कहता हूं कि चाहे जो विधायक हो, विधायक निधि समाप्त कर दी जाए। भ्रष्टाचार की जननी है। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा यही मत है।
अच्छा, अंत में उपेंद्र वर्मा जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलाहाबाद झांसी खंड के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आपकी क्या संदेश होगा? मेरा एक संदेश है सभी शिक्षक साथियों को जी। कि निर्भीक होकर के शिक्षक का चयन करें। हाँ। वही आपका प्रतिनिधि होगा जो कार्यरत हो, उसको आप जो भी किसी नहीं उपेंद्र वर्मा को चाहते तो किसी भी शिक्षक साथी का चयन करें, किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का चयन करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी ना मारें। अगर मारते हैं तो हमारा काम है संघर्ष करना, हम जागरूक करेंगे, लेकिन मेरा एक ही संदेश है कि शिक्षक को चुने जो शिक्षक हो जी, क्योंकि वही आपकी समस्याओं को जानता है, वही लड़ेगा। उपेंद्र वर्मा जी, इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी उपेंद्र वर्मा जी, जिन्होंने हमें शिक्षकों से जुड़ी कई सारी समस्याओं के बारे में बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने हमें पेंशन के बारे में बताया, उन्होंने हमें ये बताया कि कैसे शिक्षकों को पार्टियों की तरफ नहीं बल्कि अपने शिक्षक साथियों को ही वोट दे के MLC बनाना चाहिए। ऐसे ही कई दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो। इजाज़त दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।